हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में हमारा टॉपिक चल रहा है वेक्टर कैलकुलस। और जैसा कि आप जानते हैं वेक्टर कैलकुलस में दो टॉपिक हैं, वेक्टर डिफरेंशिएशन एंड वेक्टर इंटीग्रेशन। वेक्टर डिफरेंशिएशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, आज हमें स्टार्ट करना है वेक्टर इंटीग्रेशन। अब मैं अगर वेक्टर इंटीग्रेशन की बात करूं तो देखिए वेक्टर इंटीग्रेशन में हमें तीन बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़नी है, ठीक है, दैट इज ग्रीन थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम एंड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। लेकिन ये तीनों थ्योरम पढ़ने से पहले हमें लाइन इंटीग्रल क्या होता है ये मालूम होना चाहिए, सरफेस इंटीग्रल के बारे में पता होना चाहिए और वॉल्यूम इंटीग्रल के बारे में पता होना चाहिए। तो आज का जो लेक्चर है, आज हम स्टार्ट करेंगे लाइन इंटीग्रल। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेक्टर डिफरेंशिएशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वेक्टर डिफरेंशिएशन के जो कॉन्सेप्ट हैं वो वेक्टर इंटीग्रेशन में भी आगे चल के यूज होंगे। इसलिए वेक्टर इंटीग्रेशन को पढ़ने से पहले अगर आप वेक्टर डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज हमारे पास टॉपिक जो हमें पढ़ना है सबसे पहले वो है लाइन इंटीग्रल। आज हम लाइन इंटीग्रल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे ग्रीन्स थ्योरम। एक्चुअल में लाइन इंटीग्रल, देखिए लाइन इंटीग्रल भी इंपॉर्टेंट है, लाइन इंटीग्रल का क्वेश्चन भी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि लाइन इंटीग्रल हमें आएगा तभी हम ग्रीन्स थ्योरम भी पढ़ पाएंगे, क्योंकि देखिए ग्रीन्स थ्योरम एक्चुअल में लाइन इंटीग्रल को कैलकुलेट करने का ही एक दूसरा मेथड है। तो आज हमें पहले पढ़ना है लाइन इंटीग्रल, उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रीन्स थ्योरम नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज लाइन इंटीग्रल। तो देखिए लाइन इंटीग्रल क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। अब क्योंकि देखिए वेक्टर इंटीग्रेशन हम पढ़ रहे हैं तो यहां पर हम लाइन इंटीग्रल भी किसका करेंगे, वेक्टर फंक्शन का ही करेंगे। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन एफ वेक्टर हमारे पास एक वेक्टर फंक्शन है और ये जो वेक्टर फंक्शन है ये किसका है, एक्स वाई जेड वेरिएबल का है। अब हो सकता है कि यहाँ पर तीनों वेरिएबल हो सकता है तीन की जगह दो ही वेरिएबल हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए तो हमारे पास एक वेक्टर फंक्शन है एफ अलोंग द कर्व। अब ये जो वेक्टर फंक्शन है ये किसके अलोंग है, कर्व सी के अलोंग है, कर्व सी के अलोंग है, इज डिफाइंड एज। अब देखिए लाइन इंटीग्रल को कैसे डिफाइन करेंगे, अब यहां पर ध्यान दीजिए। तो जो लाइन इंटीग्रल होगा, लाइन इंटीग्रल, अब देखिए लाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होगा उसको जरा ध्यान दीजिए, कैसे डिफाइन करेंगे लाइन इंटीग्रल को। तो लाइन इंटीग्रल को हम लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल अलोंग कर्व सी। देखिए इंटीग्रल अलोंग कर्व सी, सी यहां पर लिखा है, इसका मतलब ये इंटीग्रल सी के अलोंग होगा, सी कर्व के अलोंग होगा। फॉर्मूला देखिए क्या होगा, एफ वेक्टर, जो जिस वेक्टर का आपको इंटीग्रेशन करना है वो वेक्टर लिखेंगे डॉट, और इस वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम डी आर वेक्टर के साथ। किसके साथ करेंगे, डी आर वेक्टर के साथ। तो ये जो मैंने सामने फॉर्मूला लिखा है यही फॉर्मूला होता है हमारा लाइन इंटीग्रल का, ठीक है ना। दिस इज द लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल का मतलब है कि आपको एक कर्व के अलोंग इंटीग्रेशन करना है वेक्टर फंक्शन का, ठीक है ना। और फॉर्मूला होगा एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर। और यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये है कि यहां पर जो ये हमारे पास डी आर है, देखिए डी आर क्या होगा जरा ध्यान दीजिए। आप जानते हैं कि आर वेक्टर कितना होता है, आर वेक्टर एक पोजीशन वेक्टर है जिसकी वैल्यू आप जानते हैं अच्छे से, मैं कई बार पढ़ा चुका हूं वेक्टर डिफरेंशिएशन में भी, है ना। तो आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, ये है हमारे पास आर वेक्टर। तो अगर ये आर वेक्टर है तो डी आर वेक्टर कितना होगा, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो देखिए डी आर वेक्टर कितना आएगा, एक्स का डी एक्स, एक्स का डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। अब आप यहां पर ध्यान देंगे, जहां पर भी अगर कहीं पर भी आपको डी आर वेक्टर, देखिए लाइन इंटीग्रल के फॉर्मूले में डी आर वेक्टर आएगा ही आएगा, है ना। लाइन इंटीग्रल के फॉर्मूले में डी आर वेक्टर को आना ही है। तो जब भी डी आर वेक्टर आएगा तो हमेशा आप डी आर वेक्टर की जगह ये वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। देखिए जो एफ वेक्टर होगा, एफ जो फंक्शन होगा वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा और डी आर वेक्टर की जगह आप हमेशा इसको पुट करेंगे, ठीक। अब आगे देखिए, अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पे जरा ध्यान देते हैं। देखिए अगर आप अच्छे से जानते हैं, बहुत 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर आप इसमें ध्यान दें, अगर यहां पर ये एफ जो है, जो एफ वेक्टर है, जो फंक्शन है एफ, अगर ये फंक्शन फोर्स हुआ, क्या हुआ, फोर्स,
तो dr वेक्टर क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है ना। तो यहां पर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, और दोनों के बीच में देखो डॉट प्रोडक्ट है। और आप अच्छे से जानते हैं कि जो वर्क होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ही डॉट प्रोडक्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्क होगा हमारे पास, वर्क देखिए, इफ एफ वेक्टर रिप्रेजेंट द वेरिएबल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, अगर यहां पर जो ये एफ फंक्शन है, ठीक है ना, अगर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल अलोंग ए कर्व, यानी कि अगर किसी पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है किसी कर्व के अलोंग, और ये एफ अगर फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखिए वर्क क्या हो जाएगा, ये जो लाइन इंटीग्रल है, अगर सिंपल सी बात है, अगर यहां पर ये एफ फोर्स हुआ तो ये लाइन इंटीग्रल क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, वर्क डन। तो यहां पर देखिए वर्क का फॉर्मूला हमें मिल जाएगा, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, यही होगा सेम, ठीक है ना, वर्क का फॉर्मूला एफ डॉट डी आर। अब ध्यान रखना है यहां पर एफ क्या होना चाहिए हमेशा, यहां पर एफ होना चाहिए हमेशा डी आर वेक्टर। तो अगर एफ डी आर वेक्टर है, अगर एफ डी आर वेक्टर है तो ये होगा वर्क डन, क्या होगा, वर्क डन। और देखिए लाइन इंटीग्रल में जो क्वेश्चन है ना, वो मैक्सिमम क्वेश्चन वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए ही होंगे, यानी कि हम जब भी वर्क डन हमसे पूछा जाएगा तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, लाइन इंटीग्रल। एक्चुअल में वर्क डन कुछ नहीं है, वर्क डन लाइन इंटीग्रल ही है। बस यहां पर अगर ये फोर्स, देखिए ये जो एफ है, अगर ये फोर्स हुआ तो ये वर्क हो जाएगा, इतनी सी बात है। वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही होता है। तो यहां पर इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे जहां पर भी हमसे वर्क पूछा होगा, और केवल सिंपली अगर लाइन इंटीग्रल पूछा है तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, दोनों सेम ही है। अब आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सर्कुलेशन। देखिए सर्कुलेशन का मतलब क्या है, अगर यहां पर जो ये एफ वेक्टर है, अगर यहां पर जो ये एफ वेक्टर है, अगर ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करे, किसको रिप्रेजेंट करे, वेलोसिटी को, और ये जो कर्व है सी, ये क्लोज कर्व हो। देखिए अगर कर्व क्लोज होगा, कर्व क्या होगा, क्लोज होगा, तो बॉडी क्या करेगी, सर्कुलेट करेगी। अगर कर्व क्लोज हुआ और ये जो एफ है ये वेलोसिटी हुई, तो सिंपल सी बात है, अगर ये वेलोसिटी हुई तो देखिए जो आपके पास लाइन इंटीग्रल की वैल्यू आएगी उसको हम सर्कुलेशन बोलेंगे, सर्कुलेशन एफ डॉट डी आर वेक्टर। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहां पर जो ये एफ है ना, ये फोर्स नहीं है, ये वेलोसिटी है। क्या है, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर। तो अगर ये एफ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करे तो एफ डॉट डी आर को हम क्या बोलेंगे, सर्कुलेशन। और यहां पर जो सी है ये क्लोज कर्व है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये है, जब भी हम इंटीग्रल क्लोज कर्व के अलोंग करते हैं, जब भी इंटीग्रल क्लोज कर्व के अलोंग होता है, तो यहां पर इंटीग्रल का साइन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहां पर आप सर्कल बनाते हैं इंटीग्रल के साइन के ऊपर छोटा सा, इसका मतलब यह है कि ये क्लोज कर्व के अलोंग इंटीग्रेशन है। सिंपल सी बात है, यहां पर सर्कल क्या बता रहा है, सर्कल ये बता रहा है कि जो इंटीग्रेशन हो रहा है ना वो क्लोज कर्व के अलोंग हो रहा है। तो यहां पर ये सर्कुलेशन का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, सर्कुलेशन का फॉर्मूला, ठीक है, दिस इज द सर्कुलेशन। हालांकि इसका कोई खास ज्यादा यूज है नहीं, लेकिन फॉर्मूला तो सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि हमें अलग अलग फॉर्मूले याद करने पड़ रहे हैं, सेम ही फॉर्मूला है सब जगह पर, एफ डॉट डी आर है सब जगह पर। नेक्स्ट पॉइंट, अगर ये एफ डॉट डी आर जीरो हो जाए, देखो यहां पर इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल है, लिखा है ना क्लोज इंटीग्रल, तो अगर क्लोज इंटीग्रल जीरो हो जाएगा, अगर क्लोज इंटीग्रल जीरो होगा तो इसका मतलब जो कर्व है वो क्लोज नहीं होगा, इसका मतलब जो फंक्शन है वो रोटेशनल नहीं है, कैसा है, ई रोटेशनल फंक्शन है। भाई सिंपल सी बात है, अगर क्लोज कर्व के अलोंग इंटीग्रल जीरो आ रहा है तो इसका मतलब वो क्लोज कर्व नहीं है, क्योंकि उसका इंटीग्रल जीरो आ गया है, तो इसका मतलब वो फंक्शन कैसा है, ई रोटेशनल है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, इनका आप ध्यान रखेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यही है, इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। डी आर की वैल्यू यहाँ पर ये लिखी है। चलिए, तो ये था हमारा लाइन इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझा दिया है। अब हम इस लाइन इंटीग्रल के कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस में यूज करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज आप यहां पर ध्यान रखेंगे, जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करते समय हमें, देखिए जो लाइन इंटीग्रल का मतलब है कि हमारा इंटीग्रेशन करते समय वेरिएबल केवल एक होना चाहिए। कितने वेरिएबल होने चाहिए, एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया, देखिए क्या करना है इसमें, फाइंड द टोटल वर्क डन। देखिए वर्क डन निकालना है बाय द फोर्स। देखो यहां पर जो फोर्स दिया आपको ना, वो वेक्टर, यहां पर जो फंक्शन दिया है वो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो फंक्शन है वो क्या है, एक्चुअल में ये एक फोर्स है, एफ वेक्टर। इन मूविंग, देखिए फाइंड द टोटल वर्क डन बाय अ फोर्स इन मूविंग ए पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। मतलब क्या है कि हमारे पास फोर्स हमें दिया गया, उस फोर्स की हेल्प से हम एक पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करा रहे हैं।
तो उसको मूव कराने में हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। भाई सिंपल सी बात है, हम लोग फिजिक्स पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में। अगर आपको एक पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाना है तो आपको वर्क करना पड़ेगा, वही वर्क इन्होंने पूछा है। इन मूविंग ए पॉइंट फ्रॉम 0,0 टू A,B अलोंग द रेक्टेंगल। अब देखिए, अब यहां पर एक पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जाना है, लेकिन कैसे लेके जाना है, कौन से रास्ते से लेके जाना है, वो इन्होंने बताया है। अलोंग द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के रास्ते से ले जाना है, यानी कि रेक्टेंगल के अलोंग लेके जाना है ना। अब रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल बाउंडेड बाय द लाइंस। अब जो रेक्टेंगल हम बनाएंगे वो रेक्टेंगल के लिए देखिए लाइंस हमें गिवन है, बाउंडेड बाय द लाइंस। जो रेक्टेंगल है वो इन लाइन से मिलकर बना है, इन लाइन से मिलकर के बना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। सिंपल क्वेश्चन है और बहुत इजीली आप इसको कर लेंगे, बस ध्यान से समझेंगे स्टेप बाय स्टेप हमें करना क्या है। चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर जो हमारा फंक्शन है मैं उसको लिख लेता हूं। तो देखिए हमारे पास फंक्शन दिया है एफ वेक्टर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस 2xy जे कैप इन मूविंग ए पॉइंट फ्रॉम 0,0 टू A,B। तो ये हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है ना, क्या है, फंक्शन है हमारे पास। अब जरा आगे ध्यान दें, देखिए ये एफ वेक्टर तो आगे हमारे पास, और dx वेक्टर कितना होगा, मैं dr वेक्टर को भी लिख लेता हूं पहले। dr वेक्टर कितना होगा, dx आई कैप dy जे कैप dz के कैप। तो मेरे ख्याल से किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा कि dr वेक्टर कहां से आया। मैं आपको स्टार्टिंग में ही समझा चुका हूं कि dr वेक्टर कैसे आया। तो हमें क्या करना है, वर्क डन ना। वर्क डन का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी आर। देखिए यहां पर एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है ना, अलोंग द कर्व। हमें कर्व देखिए इन मूविंग पार्टिकल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक। तो ये हमारे पास फार्मूला हो गया। तो देखिए कौन सा फार्मूला मैंने लगाया, ये रहा एफ डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर, अब यहां पर वैल्यू को भी पुट कर देता हूं, जरा ध्यान देना। देखिए एफ डॉट डी आर हमारे पास है, इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे, इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले एफ डॉट डी आर को कैलकुलेट करके रख लेते हैं। एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, देखिए जरा कितना आएगा। एफ वेक्टर की वैल्यू पुट करो यहां पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस 2xy जे कैप। ये हमारे पास हो गया एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। डी आर वेक्टर कितना है, dx आई कैप dy जे कैप dz के कैप। अब क्या करना है, अब जरा ध्यान से देखेंगे क्या करेंगे। अब इसका करेंगे डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट करना आपको बहुत अच्छे से आ चुका है ना। एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू, है ना, डॉट प्रोडक्ट। कैसे डॉट प्रोडक्ट करते हैं, आई के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई आई के कोफिशिएंट के साथ करेंगे और आई डॉट आई हो जाएगा 1। तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस, अच्छा प्लस नहीं माइनस आएगा। देखिए जे का कोफिशिएंट माइनस है तो माइनस आएगा बीच में, माइनस 2xy और dy, 2xy और dy। तो एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर ध्यान देंगे कि यहां पर केवल i और j है, केवल दो ही वेरिएबल है, k है ही नहीं। तो जब k है ही नहीं तो आप यहां से k को क्या कर सकते हैं, आप जरूरी नहीं कि आप k को लिखें। जब k नहीं है तो k को लिखना जरूरी नहीं है, तो हम यहां पर k को लिखते ही नहीं है, क्यों एक टर्म को एक्स्ट्रा करें, है ना। तो k को लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि k है ही नहीं। तो इतना हमारे पास आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा यहां पर हमने क्या किया, ठीक है ना। तो हमारे पास f डॉट डी आर की वैल्यू आ गई। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो यहां तक समझ में आ गया सबको। तो हमारे पास f डॉट डी आर की वैल्यू आ चुकी है, इसको मैंने इक्वेशन 1 एज्यूम कर लिया है। अब देखिए आगे क्या करना है। तो सबसे पहले अब एक काम करते हैं, रेक्टेंगल को बना लेते हैं जिसके अलाउंग हमें इसको लेके जाना है। तो रेक्टेंगल को बनाते हैं सबसे पहले, जरा ध्यान दें, रेक्टेंगल पर ध्यान दें। रेक्टेंगल मैं यहां पर बना रहा हूं। तो सबसे पहले हमें 0,0 से A,B तक जाना है और रेक्टेंगल की इक्वेशन दे रखी है x इक्वल टू 0, है ना, x इक्वल टू A, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू B। तो पहले मुझे x और y एक्सिस ड्रॉ करनी होगी। तो मैं यहाँ पर x और y एक्सिस को ड्रॉ कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, x एंड y एक्सिस, देखिए ये हमारी है x एक्सिस
इसको मैंने मान लिया एक्स एक्सिस, है ना, और यहां पर मैं ले लेता हूं वाई एक्सिस, ये हमारी हो गई वाई एक्सिस। ठीक है, चलिए, तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब जरा ध्यान देंगे, ये वाई एक्सिस हो गई। हाँ, अब देखो जरा, यहां पर हमें क्या कहा गया कि जो लाइन की इक्वेशन है वो x इक्वल टू 0 है। अच्छा, x इक्वल टू 0, देखिए आप अच्छे से जानते हैं कि x इक्वल टू 0 की जो लाइन होती है वो y एक्सिस होती है। क्या होती है? y एक्सिस। तो यानी कि इस y एक्सिस की जो लाइन है वो x इक्वल टू 0 है, तो ये x इक्वल टू 0 है। दूसरा x इक्वल टू a, आप जानते हैं x इक्वल टू a की लाइन y एक्सिस के ही पैरेलल आएगी कहीं ना कहीं से, तो मैं मान लेता हूं कि यहां से जाएगी हमारी लाइन y एक्सिस के पैरेलल। तो पहले एक काम करते हैं, इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, तो y एक्सिस के पैरेलल x इक्वल टू a की लाइन जाएगी, तो यहां से मैं y एक्सिस के पैरेलल x इक्वल टू a की लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ये रही मेरी a की लाइन, समझ में आ गया? ये x इक्वल टू a हो गया ना। y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 आप अच्छे से जानते हैं, ये जो लाइन है ये y इक्वल टू 0 की है, y इक्वल टू 0 की लाइन है ना। जैसे यहां पर ये लाइन x इक्वल टू 0 की दी, ठीक, तो ये लाइन किसकी है? y इक्वल टू 0 की, ये x इक्वल टू 0 की लाइन है। और ये लाइन होगी x इक्वल टू a की। दूसरी लाइन है y इक्वल टू b की, तो देखिए y इक्वल टू b की लाइन यहां से जाएगी, तो y इक्वल टू b की लाइन इस तरह से कुछ होगी, ये होगी y इक्वल टू b की लाइन। और आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक रेक्टेंगल बनके तैयार हो गया, ये हमारा रेक्टेंगल है। ठीक है ना, ये क्या है? रेक्टेंगल है। इन मूविंग ए पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट अलोंग द रेक्टेंगल बाउंडेड बाय द लाइंस, देखिए x इक्वल टू 0 ये रहा, x इक्वल टू a ये रही, y इक्वल टू 0 ये है, एंड y इक्वल टू b ये लाइन है। तो ये हमारे पास रेक्टेंगल बन गया। अब इस रेक्टेंगल के अलोंग हमें चलना है, जरा ध्यान देंगे कैसे। देखिए क्या कहा है, इन मूविंग ए पार्टिकल ए पॉइंट फ्रॉम 0,0, यानी कि ये रहा 0,0, तो हमें 0,0 से स्टार्ट करना है और कहां जाना है? a, b। अब जरा ध्यान देना, a, b कहां पर आएगा? a, b तो यहां आएगा, ये a, b का पॉइंट होगा, हमें a, b तक जाना है। तो हमें 0,0 से a, b तक जाना है। और ध्यान रखें कि सीधे नहीं जाएंगे, हमें कहा कि रेक्टेंगल के साथ जाना है, रेक्टेंगल के अलोंग जाना है, यानी कि पहले आपको यहां से यहां पहुंचना पड़ेगा। ये कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है आपके पास a, 0। तो पहले आपको 0,0 से a, 0 जाना पड़ेगा, और उसके बाद a, 0 से आपको a, b जाना पड़ेगा, क्योंकि रेक्टेंगल के साथ साथ जाना है। तो पहले यहां से यहां पहुंचेंगे, फिर यहां से यहां पहुंचेंगे। तो अब देखिए किस तरह से इस इंटीग्रल को किया जाएगा, आप जरा ध्यान देंगे। देखिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले इंटीग्रल का हमारा वर्क डन का फॉर्मूला देखिए। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? वर्क डन इक्वल टू f डॉट डी आर वेक्टर, है ना। और हमें कहां से कहा जाना है? जो हमारा कर्व दे रखा है वो कहां से कहां तक है, जरा ध्यान देना। हमें यहां से a, b तक पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेंगे इस पर जरा ध्यान दीजिए। देखिए हम यहां पर पहुंचेंगे इस तरीके से, w इक्वल टू f डॉट डी आर वेक्टर। देखिए पहले हम जाएंगे o से a, पहले कहां जाएंगे? o से a, इस पॉइंट को मैं a मान लेता हूं। पहले हम जाएंगे o से a, ठीक है, पहले कहां जाएंगे? o से a जाएंगे। चलिए इसको मैं यहां से हटा देता हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो पहले हम जाएंगे o, ये पॉइंट हमारा o है, और हम o से लेकर के a तक जाएंगे। उसके बाद प्लस, क्योंकि हमें b तक पहुंचना है। कहां तक पहुंचना है? कर्व हमारा कहां तक है? a, b तक। तो पहले o से a गए, उसके बाद a से जाएंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? b, इसको मैं मान लेता हूं b, ये क्या है हमारे पास? b। o से a गए, अब हम जाएंगे b से a से b, f डॉट डी आर। मतलब हमने इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, ध्यान दीजिएगा। पहले हम कहां से कहां जा रहे हैं? o से a, और फिर हम कहां से कहां जा रहे हैं? a से b। अब हमें क्या करना है? अब जरा यहां पर ध्यान देंगे। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन 1 आई है, इस इक्वेशन 1 में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना। देखिए f डॉट डी आर की वैल्यू हमारे पास ये है, तो इसको एज इट इज मत पुट करना। यहां पर कैसे पुट करेंगे उस पर जरा ध्यान देंगे। देखिए कैसे पुट करेंगे, अब यहां पर ध्यान दीजिए। देखिए हम सबसे पहले यहां पर लिखने जा रहे हैं अलोंग ओ ए। जब आप ओ ए के अलोंग जाएंगे तब देखिए क्या होगा। अब यहां पर ध्यान देंगे, अलोंग ओ ए। देखिए
जब आप ओ ए के अलॉन्ग जाएंगे तो यहां पर आप मुझे बताइए y की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए y की वैल्यू होगी 0। अब जरा ध्यान देना, हम इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे। तो देखिए जब आप o से a तक जाएंगे तो उस समय y 0 होगा। इसका मतलब हम इस इक्वेशन 1 में जहां y आ रहा है वहां पर 0 पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे? 0। और अगर y 0 है तो dy भी 0 होगा। अगर y 0 है तो dy भी 0 होगा। दूसरा, अब लिमिट की बात करते हैं। लिमिट की देखिए, ये जो o से लेके a तक है, जब हम यहां से यहां तक जाएंगे तो लिमिट क्या होगी? देखिए लिमिट हमारे पास होगी 0 से लेकर के a तक, 0 से a। तो हमारी लिमिट हो जाएगी x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a। तो यानी कि हमें x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a तक जाना पड़ेगा। अब आगे देखें जरा, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं चाह रहा हूं अलोंग ए बी। अब ए बी के अलोंग चलेंगे। कहां चलेंगे? ए बी के अलोंग। जब आप ए बी के अलोंग चलेंगे तो देखिए क्या होगा, अगर ए बी के अलोंग की मैं बात करूं तो जो x होगा, x की वैल्यू होगी a। कितनी होगी x की वैल्यू? a। देखिए यहां पर y की वैल्यू 0 थी, फिक्स थी, वहां x की वैल्यू फिक्स है a। अब अगर x a हुआ तो dx कितना होगा? dx होगा 0। क्यों हुआ 0? क्योंकि देखिए a कांस्टेंट है, a का अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो dx इक्वल टू होगा a। और लिमिट कहां से कहां तक होगी? देखिए अब लिमिट पे ध्यान देते हैं। लिमिट यहां पर y की आएगी। क्यों? क्योंकि y ही वेरी कर रहा है, x तो कांस्टेंट है। तो y की लिमिट कहां से कहां तक वेरी कर रही है? 0 से b। तो y वेरी करेगा 0 से लेकर के b तक। तो मेरे ख्याल से सबको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें चलना है। तो देखिए कभी भी चाहे रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो, ऐसे यहाँ पर ग्रीन्स थ्योरम जब हम पढ़ेंगे वहां पर भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और देखिए ग्रीन्स थ्योरम में हम लाइन इंटीग्रल को ही सॉल्व करते हैं, उसको डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट करके। लेकिन वहां पर ग्रीन्स थ्योरम का जब वेरिफिकेशन करने के लिए आता है तो आपको एक ही क्वेश्चन को दो मेथड से करना होता है, ग्रीन्स थ्योरम के मेथड से भी और इस मेथड से भी जो हम अभी पढ़ रहे हैं, लाइन इंटीग्रल मेथड। ठीक है ना? चलिए, तो हमें y की लिमिट पता चल गई। अब हमें क्या करना है, जरा ध्यान देना। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये f डॉट डी आर है, इसमें देखो जब हम ओ ए के अलॉन्ग जाएंगे तब हम देखेंगे कि f डॉट डी आर कितना आ रहा है। देखो यहाँ पर f डॉट डी आर कब है? जब ओ ए। तो ओ ए के अलॉन्ग जब आप जाएंगे तो f डॉट डी आर की ये वैल्यू पुट करेंगे, और जब आप ए बी के अलॉन्ग जाएंगे तो f डॉट डी आर की वैल्यू आप यहां पर इसके अकॉर्डिंग पुट करेंगे। तो चलिए मैं अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं कितना वर्क डन हमारा आता है। देखिए, तो W इक्वल टू ओ ए एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर प्लस, मैं यहां पर दोबारा लिख रहा हूं पिछली स्लाइड वाला लास्ट स्टेप, ए बी के अलॉन्ग जब हम जाएंगे तो एफ डॉट डी आर वेक्टर। अब जरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए अब यहां पर ध्यान से देखिए, जब हम ओ ए के अलॉन्ग जा रहे हैं तो इस इक्वेशन को देखो जरा, एफ डॉट डी आर की वैल्यू कितनी आएगी? एफ डॉट डी आर की वैल्यू देखो, आप यहां पर डी वाई को 0 पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म 0 आ जाएगी, और अगर आप y को 0 पुट करेंगे तो यहां पर ये y 0 हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर डी एक्स बचेगा। क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो मेरे ख्याल देखिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है, ध्यान से समझिए। इस इक्वेशन में एफ डॉट डी आर की इक्वेशन में y को 0 पुट करो तो ये एक्स स्क्वायर डी एक्स बचेगा, dy को 0 पुट करो तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और लिमिट होगी 0 से लेकर के a तक। ये इस वाले पार्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप, तो देखिए कितना आ जाएगा, लिमिट 0 से a आ जाएगी ना, प्लस। अब देखिए प्लस हमारे पास हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे देखिए क्या होगा। हाँ, जब हम a से b जाएंगे तो x की जगह a पुट करेंगे, dx की जगह 0 पुट करेंगे। अब जरा ध्यान देना, dx की जगह 0 पुट कर दे, ये वाली टर्म पूरी 0, और x की जगह a पुट करेंगे तो ये 2ay हो जाएगा, 2ay, और dy की जगह क्या पुट करेंगे? एक मिनट, हाँ, dx तो हमारा ये 0 हो गया और ये पूरी टर्म 0 हो गई, है ना? ये हमारी कंप्लीट टर्म, एक मिनट, dy along ओ ए y इक्वल टू 0, dy 0, ठीक है। अभी हम ए बी के अलॉन्ग जा रहे हैं तो a की जगह x की जगह a पुट करेंगे और dx की जगह पर 0 पुट करेंगे। हाँ ठीक है, तो यहां पर देखो x की जगह a पुट करेंगे, इससे मत कंफ्यूज होना, हमें वो वाली वैल्यू पुट करनी है। तो देखो क्या आ जाएगा, ध्यान देना जरा, ये तो dx 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा, और वहां पर x की जगह a रखेंगे तो -2ay आएगा, और dy -2ay dy।
तो यहां पर हमारे पास आएगा -2ay dy, और लिमिट देखिए कहां से कहां तक आएगी, लिमिट हमारी जाएगी 0 से लेकर के b तक, तो लिमिट हमारी गई 0 से लेकर के b तक। ठीक है, तो देखो हमने लिमिट भी कन्वर्ट कर दी, सब काम हमने कर दिया है। अब हमें क्या करना है, केवल इंटीग्रेशन करना, हमें वर्क मिल जाएगा कहां से कहां तक, हमें वर्क मिल जाएगा o से लेकर के b तक का, यानी कि ऐसे जाने पर, है ना। चलिए ऐड करते, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, सिंपल सा इंटीग्रेशन है। देखिए कितना आएगा, लिमिट हमारी 0 से a, 0 से a, चलिए पहले इसको सही से लिख लेते हैं, 0 से a x स्क्वायर dx। देखो ये -2a बाहर आ जाएगा, तो -2a बाहर आ गया, इंटीग्रेशन बचा y dy का। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, देखिए कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की पावर 3/3 और लिमिट हो जाएगी 0 से a, -2a तो बाहर है, y का इंटीग्रेशन y²/2 और लिमिट हमारी, अच्छा लिमिट यहां पर लिखी नहीं मैंने, 0 से b, तो ये लिमिट हमारी हो जाएगी 0 से b। तो यहां पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा, यहां पर x की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे तो a³ माइनस 2a इंटू अपर लिमिट पुट करेंगे तो b²/2। देखिए लोअर लिमिट मैं इसलिए नहीं पुट कर रहा हूं, लोअर लिमिट पुट करके 0 ही आने वाला है। तो यहां से देखो 2 से 2 कट गया हमारे पास, और हमारे पास आंसर आ गया वर्क डन का। देखिए कितना वर्क डन आया हमारे पास वर्क डन आ गया a³ माइनस ab², ये हमारे पास फाइनली वर्क डन जो है इस क्वेश्चन का आ गया है ना। तो ये हमसे पूछा था वर्क डन कितना होगा, तो हमारा वर्क डन जो है आ चुका है। तो हमारा इस क्वेश्चन का वर्क डन है ना, फाइंड द टोटल वर्क डन बाय फोर्स इन मूविंग ए पार्टिकल फ्रॉम 0,0 टू a, b। तो ये वर्क डन हमारा जो है आ चुका है। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा कि हमारा जो वर्क डन है वो a³ माइनस ab² कैसे आया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए एक ही क्वेश्चन से पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब ऐसे ही करने हैं, चाहे रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो, सारे क्वेश्चन में आपको इसी तरह से आगे बढ़ना है। ठीक है ना, तो ये हमारा कंप्लीट। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर इसी क्वेश्चन से आप एक और क्वेश्चन समझिए। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछा होता कि फाइंड द टोटल वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग ए पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट 0,0, मतलब पूरे क्लोज कर्व के, मान लीजिए अभी तो हम यहां तक पहुंचे, अगर यहां तक पहुंचना होता तो 3 इंटीग्रल हो जाती, एक ये प्लस ये, और अगर वापस घूम के यहीं पर आना होता, मतलब अगर हमसे ये पूछा जाता कि एक पार्टिकल को ओरिजिन से लेकर के जाना है, पहले इधर फिर इधर फिर इधर और उसके बाद इधर, तो कितना वर्क होगा। तो ऐसे ऐसे 4 इंटीग्रल आ जाएंगे। यहां पर 2 है ना, ये OA AB और उसके बाद क्या आ जाएगा, यहां अगर मान लीजिए C है तो BC और फिर CO, तो चारों को ऐड कर देंगे। ऐसे भी क्वेश्चन हमारे आगे चल करके आएंगे। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे सब ऐसे ही करेंगे, है ना। एक एक स्टेप ध्यान से समझ लीजिए क्या क्या हमें करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सपोज f वेक्टर, मान लेते हैं यहां पर देखिए क्या दे रखा है, एक f एक फंक्शन है, एक वेक्टर है, फोर्स है ये देखो, क्योंकि वर्क पूछा है तो फोर्स ही होगा। तो यहां पर हमें दिया हुआ है x y, x भी दिया, y भी दिया, z भी दिया, मतलब हमारे पास इस बार तीनों वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है, तीनों वेरिएबल है। इज द फोर्स फील्ड, ये एक फोर्स फील्ड है। फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स अलोंग द लाइन। अब हमें क्या करना है, हमें इस फोर्स का वर्क कैलकुलेट करना है। किस लाइन के अलोंग, देखिए लाइन, अलोंग द लाइन फ्रॉम, जो लाइन है हमारी वो इस पॉइंट से स्टार्ट होकर के इस पॉइंट तक जा रही है। ये जो लाइन है हमारी ये इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जा रही है, और जो फोर्स है हमारा वो ये है। ठीक है ना। चलिए तो यहां पर जरा ध्यान दीजिए कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास 2 मेथड है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है ना। हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जरा ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। देखो एक मेथड हालांकि थोड़ा छोटा है, एक थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन हमें दोनों आना चाहिए क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट हमारे आगे चल के यूज होंगे कहीं ना कहीं। तो चलिए देखते हैं, पहले मैं दोनों मेथड से आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, एक फोर्स गिवन है F वेक्टर, F वेक्टर है ना, ये लीजिए, इज इक्वल टू F वेक्टर कितना है, x³ I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, है ना। पहले एक बार पूरा प्रॉपर तरीके से देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, है ना। देखिए तो ये हमारे पास एक f वेक्टर है, x³ I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप इज द फोर्स फील्ड, फाइंड द वर्क डन अलोंग द लाइन।
हमें इस लाइन के अलॉन्ग फोर्स वर्क कैलकुलेट करना है। चलिए कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर जरा ध्यान देंगे, यहाँ पर एफ वेक्टर डी आर वेक्टर कितना होगा, डी आर वेक्टर डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। और अगर मैं यहाँ पर एफ डॉट डी आर निकालूं तो कितना आएगा, एफ डॉट डी आर वेक्टर, एफ डॉट डी आर। अब यहाँ पर मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं, है ना, एफ डॉट डी आर। देखो सिंपल सी बात है, एफ डॉट डी आर कितना आएगा, आई के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई आई के कोफिशिएंट के साथ होगा, तो एक्स क्यूब डी एक्स, एक्स क्यूब डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा कैसे लिखा है, डॉट टू डॉट कर दिया दोनों का। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं डाल देता हूं इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी इक्वेशन 1 है। अब आगे देखा जरा, अब क्या करेंगे, देखो हमें क्या कहा गया है कि फाइंड द वर्क डन बाय एफ वेक्टर अलोंग द लाइन, इस लाइन के अलोंग वर्क निकालना है, मतलब हमें उस लाइन के अलोंग वर्क निकालना है जो लाइन 1, 2, 3 पॉइंट से स्टार्ट होकर के 3, 5, 7 तक जाती है। तो इसके लिए हमें पहले तो लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी, लाइन है क्या, तो हमें तो लाइन ही नहीं पता अभी। तो चलिए पहले लाइन की इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन। अब यहां पर जरा ध्यान देंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन, देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू हमें एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो किस पॉइंट से पास होगी, 1, 2, 3 एंड 3, 5, 7। अब मेरे ख्याल से आपको कुछ याद आ रहा होगा, क्लास 12th में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपने किए हैं 3D ज्योमेट्री में, है ना, मैथमेटिक्स का हमारा चैप्टर होता है 12th क्लास में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो वहां पर हमने इस टाइप की इक्वेशंस लिखी थी। अब जरा मैं देखिए क्या इक्वेशन होती है, मैं पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं। देखिए 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है 3D में, तो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन होती है, इसको ध्यान से समझेंगे, x2 माइनस x माइनस x1 x माइनस x1 x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये लाइन की इक्वेशन आपने क्लास 12th में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया होगा, बहुत क्वेश्चन आपने इसके ऊपर सॉल्व किए होंगे, है ना। तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। अब यहाँ पर जरा ध्यान देंगे, x1 y1 z1 है क्या, देखो ये x1 y1 z1 और ये x2 y2 z2। तो देखो क्या है, x माइनस x1, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, x माइनस x1 कितना है 1 है, तो x माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 इज इक्वल टू y माइनस y1 कितना है 2 है, अपॉन y2 माइनस y1 मतलब 5 माइनस 2 3 इज इक्वल टू z माइनस z1 यानी कि z माइनस 3 अपॉन z2 माइनस z1 मतलब 7 माइनस 3 4। ये हमारे पास आ गया। और आप क्या करेंगे, ये जो लाइन की इक्वेशन आएगी ना, इसको आप मान लेंगे t के इक्वल, ऐसा हमने मान लिया से, है ना, लेट कर लिया हमने कि ये क्या है t के इक्वल। ऐसा क्यों किया, देखिए जब भी 3D में हम लीनियर इक्वेशन लिखते हैं, है ना, इक्वेशन की लाइन लिखते हैं जब भी हम 3D में, तो हम उसको क्या, ये तीनों चीजें बराबर हैं, आपस में इक्वल हैं, तो हम इसको किसी और कांस्टेंट के इक्वल मान लेते हैं, किसी और वेरिएबल के इक्वल मान लेते हैं। तो हमने इसको t के इक्वल मान लिया, तो यहां से हमें x y z की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ t। अगर देखिए हमें यहां से x y z मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ t। ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो ये इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन, देखो यहाँ पर x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, z भी आ रहा है, हम इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं जिससे कि हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर पाए। तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए ये सब हम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से अब हमारे पास जरा ध्यान देंगे, यहाँ से हमारे पास x कितना आ जाएगा, अब जरा ध्यान देना x कितना आ जाएगा। देखो ये जो x माइनस 1 है अपॉन 2 ये किसके इक्वल है, ठीक है भाई, ये तीनों आपस में इंडिविजुअल इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, तो मैं इसको इसके इक्वल लिख सकता हूं। तो यहां से x कितना आएगा, 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2t, है ना, कितना आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 2t, और 1 उधर जाएगा तो x इक्वल टू 2t प्लस 1 आ जाएगा। तो यानी कि यहां से मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू मुझे यहां से मिल जाएगी x इज इक्वल टू 2t प्लस 1।
ठीक है। अब इसी तरह से y निकाल लेंगे, y की कितनी आएगी, उधर जाके जो आएगा 3t और ये फिर 2 आ जाएगा, तो y इक्वल टू 3t प्लस 2। इसी तरह से z कितना आ जाएगा, z हमारे पास आ जाएगा 4t प्लस 3, 4t प्लस 3। तो ये आ गया एक्स वाई जेड। अब जरा ध्यान देंगे, एक्स वाई जेड तो हमारे पास आ गया, लेकिन जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे इस इक्वेशन में, जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे इस इक्वेशन में, तो एक प्रॉब्लम और आएगी कि हमें dx dy और dz भी तो चाहिए होगा। भाई ठीक है, x की जगह हम 2t प्लस 1 रख देंगे, y की जगह हम 3t प्लस 2 रख देंगे और z की जगह 4t प्लस 3 रख देंगे, लेकिन dx dy dz का क्या, इसको भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पर x को डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो कितना आएगा, dx इज इक्वल टू देखिए 1 का तो 0 हो जाएगा और t का हो जाएगा dt और 2 आ जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ dt। इसी तरह से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ dt। इसी तरह से इसको करेंगे तो dz इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ dt। तो ये हमारे पास dx dy dz का भी रिप्लेसमेंट आ गया। और क्या करना है, अब देखो लिमिट भी तो चेंज करना पड़ेगा, हमें क्या करना होगा, लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। तो लिमिट कैसे चेंज करेंगे, अब लिमिट पे जरा ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं वर्क का फॉर्मूला लिख देता हूं। देखिए वर्क का फॉर्मूला क्या होगा ना, वर्क डन, तो वर्क डन हमारा होगा F डॉट डी आर वेक्टर। और आप अच्छे से जानते हैं F डॉट डी आर की वैल्यू ये हमने पहले ही कैलकुलेट कर ली है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास C कर्व के अलॉन्ग एक्स क्यूब डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें हमें सब्स्टिट्यूशन करना है और साथ ही साथ लिमिट को भी चेंज करना है, लिमिट को भी क्या करना है, चेंज करना है। तो जरा पहले मैं सब्स्टिट्यूशन कर लूं, उसके बाद लिमिट चेंज कर लेंगे। देखिए तो यहां पर हमारे पास आ गया, x की जगह क्या पुट करेंगे, 2t प्लस 1, 2t प्लस 1 की होल पावर 3, और dx की जगह क्या आएगा, dx की जगह आ जाएगा 2dt प्लस, आगे चलते हैं। तो ये तो x की जगह आ गया 2t प्लस 1 का होल क्यूब और dx की जगह आ गया 2dt। अब y कितना है, y हमारे पास है 3t प्लस 2 और dy कितना है 3dt प्लस z 4dt है, सॉरी z कितना है 4t प्लस 3, और यहां पर dz कितना है 4dt, ये हमारे पास आ गया है ना। तो यहां से हमारे पास जो w आ रहा है, देखिए कितना आ रहा है, तो w मुझे यहां से मिलेगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें। अब देखो इसको दो तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप इसको इंटीग्रेशन, या तो आप पूरे ब्रैकेट का इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं क्योंकि लीनियर फंक्शन ही है ब्रैकेट के अंदर, या तो एज अ होल पूरा ब्रैकेट आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, या पहले इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, जैसे आप चाहे वैसे कर सकते हैं। अब जरा यहां पर ध्यान देंगे, देखिए यहां पर हमारे पास इंटीग्रेशन c 2t प्लस 1, इसको मैं ओपन कर लेता हूं। तो देखिए a प्लस बी का होल क्यूब, अगर आपको a प्लस बी का होल क्यूब आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिए। हाँ, यहां पर इंटीग्रेशन 2t और यहां पर 2 पहले लिख लेता हूं मैं, 2t प्लस 1, 2t प्लस 1 का होल पावर 3 dt प्लस यहां 3 को पहले लिख लेते हैं, 3t प्लस 2 dt और यहां पर 4t प्लस 3 dt प्लस 3 dt, ठीक है ना, ये प्लस 3 और dt। अब जरा यहां पर लिमिट का हमारा रह गया, पहले लिमिट को चेंज कर देते हैं। देखिए अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, लिमिट क्या होगी, है ना। देखिए हमें यहां से स्टार्ट होके वहां तक जाना है। अब ये तो लिमिट तब थी जब 3 वेरिएबल थे, अब तो हमारे पास एक ही वेरिएबल है। तो जरा ध्यान देना, जब हम एट 1, 2, 3 पर होंगे, जब हम 1, 2, 3 पर होंगे, तो देखिए ये 1, 2, 3 किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। अब जरा ध्यान देना, देखो तो t कितना होगा, तो देखो t हर केस में 0 ही आएगा, चेक करके देखो। देखिए जब x की वैल्यू 1 होगी, यहां पर x को 1 पुट करो, तो 1 पुट करो, इधर से ये 1 आएगा तो
1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। यानी कि अगर आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करते हैं, देखिए x की जगह अगर आप 1 पुट करते हैं तो ये 2 इंटू टी प्लस 1, तो यहाँ से 2t इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो t इक्वल टू हमारे पास आएगा 0। ठीक है, अब इसके बाद आप 2 को पुट करेंगे x की जगह, सॉरी y की जगह, y की वैल्यू कितनी है 2, तो आप यहां पर y को 2 पुट करो तो ये भी 0 आएगा, z की जगह 3 पुट करो 0 आएगा। यानी कि इस पॉइंट पर जब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3 होगी, उस समय t की वैल्यू केवल 0 होगी। सिमिलरली एट 3, 5, 7 जब आप इस पॉइंट पर होंगे तो जरा t की वैल्यू को चेक करो। देखिए एक को चेक कर लीजिए, एक को चेक करके जो आएगी वही तीनों से आएगी। तो इस पॉइंट पर जरा t की वैल्यू को चेक करो। देखिए जब आप x की जगह क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे तो t कितना आएगा, x की जगह 3 पुट करो इज इक्वल टू 2t प्लस 1, तो यहां से 1 इधर चला जाएगा तो ये 2t इक्वल टू 2 बचेगा, यानी कि t इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब आप तीनों केस में चेक कर सकते हैं, तीनों केस में ये 1 ही आएगा, तीनों केस में क्या आएगा, 1 ही आएगा। तीनों बार आप चेक कर सकते हैं, कोई चेंज नहीं आएगा। देखो अगर आप 5 को रख के देखेंगे y की जगह पर, तो यहाँ 5 रखेंगे तो ये 3 आ जाएगा, t इक्वल टू फिर से 1 आ जाएगा। यानी कि लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लेके 1 तक। तो यहाँ पर सभी जगह जो लिमिट है वो 0 से 1 कर दीजिए, 0 to 1, 0 to 1, है ना। तो यहाँ पर हमारी जो लिमिट हो गई वो सब क्या हो गई, जैसे ही आपने वेरिएबल को चेंज किया लिमिट भी चेंज हो गई, 0 से 1 हो गई। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, देखिए कितना आंसर आ जाएगा। हाँ देखो अब मैं एक काम कर रहा हूं, मैं पूरे ब्रैकेट को इंटीग्रेट कर रहा हूं, लेकिन याद रखें इंटीग्रेशन में पूरा ब्रैकेट तभी इंटीग्रेट हो सकता है जब ब्रैकेट के अंदर लिखा गया वेरिएबल की पावर 1 हो, मतलब वो लीनियर हो, वरना तो आपको ओपन करना पड़ेगा। तो या तो इसको आप ओपन करिए या फिर इसको पूरे ब्रैकेट को इंटीग्रेट करिए। चलिए मैं ओपन ही करके कर देता हूं, नहीं तो फिर गलती कर सकते हैं। चलिए ओपन करके, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट मुझे पता है कि ओपन ही करके करेंगे, है ना। चलिए 0 से 1 ओपन कर रहा हूं मैं इसको। देखिए यहां पर क्या लिखा है 2 और 2t प्लस 1 का होल क्यूब लिखा है, 2t प्लस 1 का होल क्यूब, है ना। तो यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, 2t प्लस 1 का होल क्यूब कितना होगा, तो यहां पर a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा, जिसका फॉर्मूला होता है a क्यूब मतलब 2t की पावर 3 प्लस b क्यूब मतलब 1 की पावर 3, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, देखिए प्लस 3ab मतलब 3a कितना है 2t और b कितना है 1, 3ab और ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी। इसको जरा और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, 2 की पावर 3 8 t क्यूब प्लस 1 प्लस 3 2 जा 6t और ब्रैकेट में 2t प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करें तो 8t की पावर 3 प्लस 1 प्लस 6 2 जा 12t और प्लस में 6t, ये वैल्यू हमारे पास आ रही है। तो इसको जरा मैं सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, और देखिए इससे बाहर ब्रैकेट के बाहर 2 भी था पहले से ही, तो मैं 2 को यहाँ ऐसे ही लिख देता हूँ। और देखिए इसको लिखते हैं क्या आ रहा है, 8t की पावर 3 प्लस, पहले मैं एक काम करता हूँ 12t, ये 12t स्क्वायर है, 6 2 जा 12t स्क्वायर प्लस 6t लिख लेता हूँ, 12t प्लस t स्क्वायर प्लस 6t और क्या बच गया प्लस 1 बच गया। देखिए ध्यान से करेंगे कैलकुलेशन को, प्लस आगे देखें नेक्स्ट टर्म में क्या है, नेक्स्ट टर्म ये है हमारे पास। तो इसमें तो कुछ नहीं करना, सिर्फ 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, 9t प्लस 6, 9t प्लस 6 और आगे चले 9t प्लस 6 और ये हो जाएगा 4 4 जा 16t प्लस 12, 4 4 जा 16t प्लस 12, ठीक है ना, प्लस 12। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक। और यहां पर अभी इसमें dt भी है, क्या है dt, तो यहां पर ये मैं ब्रैकेट लगा देता हूं dt। अब इसको देखें कितना आ जाएगा, देखिए तो और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 0 से 1, यहां पर 2 से अंदर मल्टीप्लाई करिए, 16t की पावर 3 प्लस 2 इंटू 12 24t स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 12t प्लस 2, ये आ जाएगा, है ना। अब आगे देखें, ये कितना था 9t प्लस 6 प्लस 16t
प्लस 12 और dt, है ना। अब इसको ऐड कर लें जो सिमिलर टर्म्स है इंटीग्रेशन करने से पहले। हाँ, टी क्यूब की एक ही टर्म है 16 टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर की भी एक ही टर्म है 24 टी स्क्वायर प्लस टी वाली 3 टर्म है, देखो 12 प्लस 9 21 और 16 37 टी हो जाएगा, 37 टी प्लस, अब कांस्टेंट टर्म देखें जरा 2 और 6 8 प्लस 12 20 एंड डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, देखिए इंटीग्रेशन करने के बाद कितना आएगा, t की पावर 3 का इंटीग्रेशन t की पावर 4/4 यानी कि 16 t की पावर 4/4 प्लस 24 t की पावर 3/3 प्लस 37 t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 20t और लिमिट हो जाएगी हमारी 0 से लेकर के 1 तक। अब यहाँ पर लिमिट को अप्लाई कर दें, देखिए कितना आ रहा है, अपर लिमिट अप्लाई करिए, लोअर लिमिट से सब 0 ही आ रहा है, तो अपर लिमिट जब आप पुट करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 16/4 प्लस ये आपका 1 पुट करेंगे यहाँ पर तो ये 24/3 प्लस यहाँ पर 1 पुट करेंगे 37/2 प्लस 20, इसको ऐड कर लें तो ये 4 ये 8, तो 8 और 4 12 और प्लस 20 32, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा ये 12 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 37/2, तो यहां से देखिए कितनी वैल्यू मिलेगी हमें, ध्यान दीजिए, देखिए ये हमें मिल जाएगा 32 प्लस 37/2, एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम 2 आएगा, ये 64 प्लस 37 ऐड करें तो 7 और 4 1 का कैरी 1 और ये 4 और 6 10, तो यानी कि 101/2 इसका फाइनली आंसर आ गया, ठीक है ना, 101। तो हमारे पास वर्क डन, अब ध्यान दीजिए वर्क डन कितना आ गया, वर्क डन हमारे पास आ गया 101/2 यूनिट। ये हमारे पास फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, जो कि काफी लेंथी हो गया है ना। ये देखिए एक्चुअल में अगर आप यहां पर इसको होल इंटीग्रेशन करेंगे तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा क्वेश्चन, है ना, ओपन करने के बाद थोड़ा सा लेंथी हो गया है, देखो आपको आपका वर्क इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप यहां पर डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दें इसको, जैसे 2t प्लस 1 की पावर 3 है तो 2t प्लस 1 की पावर 4/4 कर दें, 3t प्लस 2 की पावर 2/2 कर दें, 4t प्लस 3/2 की पावर 2/2 कर दें और उसके बाद लिमिट लगा देंगे, तो ये थोड़ा सा 2-3 स्टेप आपके क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान देंगे, देखिए इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट में भी कर सकते थे, कैसे जरा ध्यान दीजिए। ये देखिए अगर शॉर्ट में कर सकते तो मैंने ये क्यों कराया, इसकी 2 रीजन है। एक तो ये जो हमने मेथड यहां पर यूज किया है, क्या मेथड यूज किया है कि हमने तीनों वेरिएबल को एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ गिवन कंडीशन, और यही हमारे पास लाइन इंटीग्रल में इसी कॉन्सेप्ट का हमें यूज करना है कि जो हमें गिवन कंडीशंस होंगी उनकी हेल्प से हम 2 वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे और 3 वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे, या कभी कभी 3 वेरिएबल को 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब वेरिएबल को डिक्रीज करना हमें आना चाहिए विद द हेल्प ऑफ गिवन कंडीशन। अब देखिए डायरेक्ट मेथड क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। डायरेक्ट मेथड ये है, देखिए सेकंड मेथड, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मैं इसका सेकंड मेथड आपको एक काम करता हूं, बता देता हूं। देखिए सेकंड मेथड, हाँ जरा ध्यान देंगे सेकंड मेथड पर, ठीक। तो सेकंड मेथड हमारा क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास जो ये वैल्यू आई थी f.dr की, तो मैं यहां से अगर f सीधे वर्क लिखूं, वर्क डन का फॉर्मूला लिखूं, जरा ध्यान देना, ये हमारा सेकंड मेथड है, ध्यान दें। देखिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन का फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन ऑफ f.dr वेक्टर, f.dr वेक्टर। अब हमने देखिए f.dr की वैल्यू कैलकुलेट की थी, डायरेक्ट इसको पुट कर दीजिए x³ dx y dy, देखिए x³ dx
प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड। देखिए बहुत छोटा हो जाएगा यहां से, हाँ एक्स क्यूब डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड की वैल्यू हमने पुट कर दी है, तो ये हमारे पास वर्क डन आ गया। और देखिए इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, 1, 2, 3 से 3, 5, 7 तक करना है। ये हमारा वर्क डन आ रहा है। देखिए पहले तो मैं इसको एक काम करता हूं, अलग अलग लिख देते हैं। आप जानते हैं इंटीग्रेशन में अगर प्लस साइन बीच में आ रहा है तो हम इंटीग्रल को अलग अलग कर सकते हैं। तो मैं यहां पर इसको अलग अलग कर रहा हूं, एक्स क्यूब डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, ये मैंने इसको सेपरेट कर दिया। देखिए एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप इसको इसी मेथड से करना, जल्दी हो जाएगा, है ना। चलिए W इक्वल टू, अब देखिए हमें कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है, आप जरा ध्यान देना। इंटीग्रेशन हमें करना है 1, 2, 3 से लेकर के 3, 5, 7 तक, है ना। यानी कि 1, 2, 3 से लेकर के 5, क्या था पॉइंट, 3, 5, 7, 3, देखिए 2, 3, 5, 7, इस पॉइंट तक हमें इंटीग्रेशन करना है। इस पॉइंट तक ही इंटीग्रेशन हमें करना है। अब जरा ध्यान देना, यहां से लेकर के यहां तक इंटीग्रेशन करना। आप जरा ध्यान से देखेंगे, ये एक लाइन है, इसका मतलब x की वैल्यू 1 से 3 तक वेरी कर रही है। देखो जरा ध्यान से, x कहां से कहां वेरी कर रहा है, 1 से 3 वेरी कर रहा है। y कहां से कहां वेरी कर रहा है, 2 से 5 वेरी कर रहा है। और z कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 3 से लेके 7 तक वेरी कर रहा है। इसका मतलब हम इसको डायरेक्ट भी तो कर सकते थे। देखिए कैसे, देखो डायरेक्ट हो जाएगा एकदम, वर्क इक्वल टू एक्स क्यूब डी एक्स। और जरा ध्यान देना, ये x का इंटीग्रल है, x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 1 से 3 तक, तो आप इसको 1 से 3 तक इंटीग्रेट कर दीजिए। प्लस सेकेंड वाला पार्ट y डी वाई, y की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, 2 से 5 तक, तो इसको 2 से 5 तक इंटीग्रेट कर दीजिए। प्लस जेड डी जेड, और z की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, 3 से 7 तक, और इसको 3 से 7 तक इंटीग्रेट कर दीजिए। और इसके बाद आप अपने आप इसको ट्राई करना, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4, y स्क्वायर अपॉन 2, जेड स्क्वायर अपॉन 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा 101/2। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, जिसको आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। बहुत बार ये यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, वेक्टर कैलकुलस के ऊपर, इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड है। देखिए क्या है, ए वेक्टर आपको दिया है और यहां पर आई जे 2 ही है, और इवेल्युएट करना है ए डॉट डी आर, मतलब सिंपल सी बात है, क्लोज, देखो यहां पर क्लोज इंटीग्रल बना, मतलब इसका मतलब ये है कि क्लोज कर्व के अलॉन्ग इंटीग्रेशन करना है ना। आगे लिखा भी अराउंड द कर्व सी कंसिस्टिंग ऑफ, देखिए अराउंड द कर्व सी कर्व के अलॉन्ग इसको इंटीग्रेट करना है, और जो सी कर्व है वो इन दोनों को मिला के बना है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x इक्वल टू वाई स्क्वायर। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे स्टेप बाय स्टेप तो बहुत इजीली आपको ये समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए क्या करना है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ए वेक्टर को लिख लेते हैं। अब यहां पर ध्यान देना जरा, यहां पर अब वर्क डन नहीं पूछा है, क्या पूछा, वर्क डन पूछा है क्या, नहीं पूछा। इंटीग्रेट करना है, मतलब सिंपली हमें इसका लाइन इंटीग्रल करना है। चाहे तो हम उसको वर्क डन लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन एक्चुअल में यहां वर्क नहीं पूछा है, हमसे सिर्फ कहा कि इसको इंटीग्रेट करिए। तो यहां पर देखो जरा ए वेक्टर कितना है, ए वेक्टर मेरे पास है, ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई आई कैप प्लस एक्स प्लस वाई जे कैप प्लस, नहीं प्लस और कुछ नहीं है, 2 ही तक है ना, जे कैप, ये ए वेक्टर है। और आप अच्छे से जानते हैं कि डी आर वेक्टर क्या होता है। डी आर वेक्टर हमारे पास है, डी आर वेक्टर इज इक्वल टू डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप, जेड लिखते नहीं, जेड की जरूरत नहीं है। तो यहां से अगर मैं ए डॉट डी आर निकालूं तो कितना आएगा, ए डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू, देखो डायरेक्ट लिखेंगे, आई का मल्टीप्लाई आई के साथ 1 हो जाएगा, तो एक्स माइनस वाई डी एक्स, एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो एक्स प्लस वाई डी वाई। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, है ना। इसका यूज करेंगे आगे, तो ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन 1।
अब आगे देखो जरा, दिस इज द इक्वेशन 1। चलिए अब क्या करना है, ए डॉट डी आर तो आ गया, लेकिन अब यहां पर सबसे बड़ी बात है कि हमें इस कर्व के अलाउंग करना है, ये क्लोज कर्व होना चाहिए। तो पहले हमें इन कर्व को ड्रॉ करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन सा पाथ है जिसके अलाउंग हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले तो कर्व ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले कर्व ड्रॉ करने के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। और आप ये अच्छे से जानते हैं कि ये दोनों पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई पैराबोला की इक्वेशन है, बहुत अच्छे से आपको आती होगी क्लास 12th में, 11th में, और इससे पहले भी मैं बहुत जगह पर ये कर्व ड्रॉ करा चुका हूं, है ना। तो ये पैराबोला है, ये कौन सा पैराबोला है, ऊपर वाला पैराबोला अपवर्ड, और ये कौन सा पैराबोला है, राइटवर्ड वाला पैराबोला है। तो चलिए पहले एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं और ये पैराबोला बना लेते हैं। ये रही मेरी वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। चलिए एक्स एक्सिस, ये आ गई हमारी एक्स एक्सिस, है ना। तो चलिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आ गई। अब क्या करना है, अब हमें पैराबोला को ड्रॉ करना है। तो देखिए जरा, मैं यहां पर पैराबोला को ड्रॉ करने जा रहा हूं। देखिए एक तो है अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड कौन सा, पहला वाला एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो देखिए अपवर्ड वाला कुछ ऐसे बनेगा, ये ठीक है ना। दूसरा है राइटवर्ड पैराबोला, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये कुछ ऐसे बनेगा, इस तरह से, है ना। अब जरा यहां पर ध्यान देंगे, देखो क्या बोला था, अराउंड द कर्व सी कंसिस्टिंग ऑफ द, इन दोनों पैराबोला से जो कर्व बन रहा है, और कैसा कर्व, क्लोज कर्व। ध्यान देना, देखिए इंटीग्रेशन के सिंबल में बना हुआ है क्लोज, क्लोज इंटीग्रेशन। आपको इसको उस पाथ पे इंटीग्रेट करना है जो पाथ क्लोज हो। और आप देख सकते हैं कौन सा पाथ क्लोज है, ये देखो, ये पाथ आपको क्लोज दिखाई दे रहा होगा। देखो यहां से आप ऐसे जाओगे इस रास्ते से, और फिर इस रास्ते से वापस आ जाओगे। तो क्या ये क्लोज कर्व नहीं है? डेफिनेटली ये क्लोज कर्व है। देखिए ध्यान से देखिए, यहां पर क्लोज कर्व बन रहा है हमारे पास। पहले आप ऐसे जाइए, देखिए क्लोज कर्व, पहले आप ऐसे जाएंगे और उसके बाद आप ऐसे आ जाएंगे, तो ये क्लोज कर्व दिखाई दे रहा होगा आपको। इस कर्व के अलोंग हमें इसको इंटीग्रेट करना है। अब इसके अलोंग इंटीग्रेट करना है, कैसे करेंगे, अब जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो हमें इस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, इस पॉइंट को निकाल लेते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट। और ये आपको कैलकुलेट करना बहुत ही अच्छे से आता होगा, है ना। कैसे कैलकुलेट करते हैं, दोनों को सॉल्व कर लेंगे आपस में, दोनों को आपस में क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से ये कर्व हमारे पास है, इसको हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये पॉइंट कितना होगा, जरा इसको ध्यान दीजिए, ये वाला पॉइंट, हाँ कितना आएगा ये पॉइंट, जरा ध्यान से देखिए। देखिए तो दोनों कर्व को पहले मैं सॉल्व कर लेता हूं। तो कर्व क्या है हमारे पास, x इक्वल टू, नाउ x इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं, और x स्क्वायर इक्वल टू वाई, इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूं। ये पॉइंट मुझे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मिलेगा। अच्छा 1 और 2 मैंने पहले ही अज्यूम कर लिया था, तो इनको 2 और 3 ले लेते हैं, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। नाउ सॉल्व 2 एंड 3, सॉल्व 2 एंड 3। जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको, जरा ध्यान से देखें। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इनको, यहां पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है, एक्स स्क्वायर, देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर की जगह वाई पुट कर दीजिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, वाई। एक मिनट, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। अच्छा यहां गलत लिख दिया मैंने, ठीक। देखो मैं क्या कह रहा था, हमारे पास दूसरा कर्व क्या है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इन दोनों को, जरा ध्यान से देखेंगे। देखिए एक काम करते हैं, यहाँ x की वैल्यू वाई स्क्वायर है, तो यहां पर मैं x की जगह पर वाई स्क्वायर पुट कर देता हूं। x की जगह पर क्या पुट कर देते हैं, वाई स्क्वायर। तो देखिए क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो y की पावर 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, y की पावर 4। अब जरा ध्यान से समझेंगे इसको, देखिए तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू वाई की पावर 4। इसको लेफ्ट में लेके आएंगे तो y की पावर 4 माइनस वाई इक्वल टू 0, y यहां से कॉमन ले लेंगे तो y क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। और यहां से y की दो वैल्यू हमें मिलेंगी, एक 0 और एक 1। देखिए ऐसा नहीं कि दो ही मिलेंगे, वैसे तो यहां से y की 4 वैल्यू मिलेंगी, लेकिन दो वैल्यू इमेजिनरी होंगी,
तो इमेजिनरी वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करेंगे, रियल वैल्यू 0 और 1 होगी। तो इसका मतलब क्या है, देखिए जब y 0 होगा तो x भी 0 होगा, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए। जब y 0 है तो x भी 0 है, यानी कि when x 0 तो y भी 0, when y 1 तो x भी 1। देखिए जब y 0, अच्छा यहां उल्टा लिख दिया, देखिए हमारे पास y 0 आया है, तो जरा ध्यान दें, when y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू भी 0, और when y इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू भी 1। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, देखिए ये दोनों कर्व कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, दो जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक तो यहां पर और एक यहां पर। तो ये वाला तो हो गया 0,0 पहले से ही मालूम है हमें, और ये हो गया 1,1। तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट पता चल गया है। अब क्या करेंगे, जरा आप ध्यान से समझिए इसको आगे। देखो हमें क्या करना है, इसको पहले इस कर्व के अलॉन्ग लेके इंटीग्रेट करना है, फिर इसको इस कर्व के अलॉन्ग इंटीग्रेट करना है। इस कर्व के अलॉन्ग जब इंटीग्रेट करेंगे तो 0 से 1 जा रहा है ये कर्व, और जो ऊपर वाला कर्व है वो 1 से 0 आ रहा है घूम के। तो अब यहां पर समझते हैं हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रल करना है। तो इंटीग्रल को मैं लिख लेता हूं फॉर्मूले को। देखिए अब ध्यान से देखिए फॉर्मूला, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और मैं यहां पर इसका फॉर्मूला लिख देता हूं। देखिए ना, तो यहां पर वैसे तो ये वर्क डन नहीं है, लेकिन मैं वर्क लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, वर्क लिख सकते हैं, या आप लाइन इंटीग्रल लिख सकते हैं। f डॉट dr वेक्टर अलॉन्ग द कर्व c। चलिए तो देखिए f डॉट dr, a डॉट dr की वैल्यू, अच्छा यहां पर f नहीं है, यहां पर a है, चलिए जो दिया है उसी का यूज करेंगे, f डॉट dr वेक्टर, और a डॉट dr की वैल्यू हमारे पास ये रही, इसको पुट कर देंगे यहां पर। लेकिन उससे पहले इसको जरा ध्यान दीजिए, a डॉट dr को जो इंटीग्रेट हमें करना है वो कहां से कहां तक करना है, मैं यहां पर इसको लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। देखो हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है a डॉट dr वेक्टर, a डॉट dr वेक्टर, ये इंटीग्रेशन होगा हमारा, है ना, a डॉट dr। अब इसको जरा ध्यान से देखिए, ये कहां से कहां तक जाएगा। देखो पहले तो हम इसमें जाएंगे 0 से 1 तक, यानी कि इस कर्व को मैं मान लेता हूं c1 और इस कर्व को मैं मान लेता हूं c2। तो पहले तो c1 के अलॉन्ग इसको इंटीग्रेट करेंगे, और यहां लिखेंगे a डॉट dr वेक्टर। उसके बाद आप वापस आएंगे घूम के और इसको इंटीग्रेट करेंगे a डॉट dr वेक्टर और c2 के अलॉन्ग। देखिए इस पॉइंट को समझिए जरा, यहां पर जो मैंने लिखा है, देखिए हमें क्या करना है, a डॉट dr का इंटीग्रेशन करना है, और यहां पर क्लोज कर्व है, ये क्लोज कर्व है। चलिए तो हमें ये क्लोज कर्व पे इंटीग्रेशन करना, मतलब हमें पूरे क्लोज कर्व पे चलना। अब जरा ध्यान देना यहां पर, हाँ पहले हम क्या करें, a डॉट dr, पहले हम यहां से यहां तक गए c1 कर्व के अलॉन्ग। अब देखो ये क्लोज नहीं है, a से लेके c तक क्लोज नहीं है, या o से लेके c तक क्लोज नहीं है। ध्यान देना, हम यहां से यहां गए तो क्लोज नहीं है। तो ये c1 कर्व है, c1 कर्व के अलॉन्ग इसको इंटीग्रेट करेंगे, प्लस फिर वापस आएंगे c2 कर्व के अलॉन्ग और फिर से इंटीग्रेट करेंगे a डॉट dr। अब यहां पर जरा ध्यान से समझिए, ये हमारा यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट था, है ना, ये यहां पर इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे पास, इसको ध्यान देंगे। देखो क्लोज कर्व का इंटीग्रेशन आ गया, तो हमें इस क्लोज कर्व पे इंटीग्रेट करना है, तो पहले यहां से यहां जाना पड़ेगा, फिर यहां आना पड़ेगा। इसको मैंने c1 और इसको c2 मान लिया। अब क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। अब देखें जरा आगे, अब इसकी जरूरत देखिए, हाँ तो अब इसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, w भी नहीं लिखना है, ऐसे लिखेंगे हम। तो a डॉट dr का इंटीग्रेशन देखिए कितना आ रहा है, तो a वेक्टर डॉट dr वेक्टर along the closed curve c is equal to कितना होगा, आप जरा ध्यान देना। देखो पहला वाला पार्ट में a डॉट dr, तो पहले वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो a डॉट dr कितना होगा, पहले वाले पार्ट में लिमिट होगी हमारी 0 से 1, पहले मैं लिमिट लगा देता हूं, लिमिट हमारी हुई 0 से 1। अब आगे देखें, लिमिट तो आ गई 0 से 1, लेकिन a डॉट dr की वैल्यू कितनी है, a डॉट dr की वैल्यू तो ये लिखी हुई है, ठीक है ना। अब a डॉट dr की वैल्यू हमारे पास यहां पर है, लेकिन अब यहां पर तो x भी है और y भी है, दो वेरिएबल है। क्या है, यहां पर हमारे पास x और y दो वेरिएबल हैं, ठीक है। तो अब हमें दोनों वेरिएबल को देखना पड़ेगा, कैसे हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको आगे देखते हैं। चलिए देखिए,
तो इसके आगे देखो क्या है हमारे पास, हमें यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट करनी है। ए डॉट डी आर हमारे पास ये है एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई डी वाई। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक एक्स भी है और एक वाई भी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए जब हम ए से लेके यहाँ से ओ से लेके सी तक जा रहे हैं, C1 कर्व के अलाउ, तो हमारे पास ए डॉट डी आर है, ठीक है ना, ए डॉट डी आर। तो पहले एक काम करते हैं, ए डॉट डी आर जो हमारे पास वैल्यू है, ये जो वैल्यू है इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि हम किसकी जगह पर क्या पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो फोर कर्व C1 के लिए चेक करते हैं जरा। देखिए C1 कर्व की अगर मैं बात करूं तो C1 कर्व है कौन सा, ये अपवर्ड वाला पैराबोला है। कौन सा वाला है, अपवर्ड वाला पैराबोला, यानी कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में x की जगह पर देखिए x कितना था, हाँ x इक्वल टू वाई स्क्वायर, अपवर्ड वाला पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अपवर्ड वाला पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब जरा यहां पर ध्यान देंगे, देखिए हम यहां पर क्या कर सकते हैं, y की जगह पर एक्स स्क्वायर पुट कर सकते हैं। अपवर्ड पैराबोला में y की जगह क्या पुट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर, ठीक। तो चलिए देखिए, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब यहां से मैं अगर dy कैलकुलेट करूं तो ये 2x और dx आ जाएगा। और अगर हम कर्व C1 की बात करें तो C1 में जो वैल्यू है, देखिए C1 में जो वैल्यू है वो x की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक वेरी कर रही है। x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, x 0 से लेकर के x 1 तक जा रहा है। ये तो है कर्व C1 की बात। अब हम C2 की बात कर लेते हैं। फोर कर्व C2, अगर C2 की बात करें तो इसमें देखो जो y C2 क्या है, C2 कर्व हमारा कौन सा है, ये राइटवर्ड पैराबोला है, यानी कि y स्क्वायर इक्वल टू एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अगर इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो dx इज इक्वल टू 2y dy। और यहां पर अगर लिमिट की बात करें, लिमिट की अगर हम बात करें तो जो y है हमारे पास, देखिए पहले हम 0 से 1 गए, अब वापस आ रहे हैं, तो y कहां से कहां तक वेरी करेगा, 1 से 0। तो y की वैल्यू जो होगी हमारे पास वो 1 से लेकर के 0 तक होगी। तो ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सारी, तो हमारे पास इजीली आंसर आ जाएगा। अब देखिए जरा, हाँ यहां से देखिए, अब तो हमारे पास a डॉट डी आर, देखिए फाइनली आंसर कैसे आएगा, क्लोज इंटीग्रल a डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू, अब वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, देखिए पहले वाले इंटीग्रल में कितनी वैल्यू आएगी जरा ध्यान देना। a डॉट डी आर की वैल्यू पुट करेंगे, a डॉट डी आर की वैल्यू देखिए कितनी आएगी, a डॉट डी आर की वैल्यू हमारे पास, एक मिनट, हाँ a डॉट डी आर की वैल्यू यहां से आएगी x माइनस वाई डी एक्स, और यहां पर आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे। चलिए पहले मैं यहां पर वैल्यू पुट कर देता हूं, उसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। x माइनस वाई डी एक्स, C1 के अलाउंग यहां पर कर रहे हैं हम, x माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस C2 के अलाउंग x प्लस वाई डी वाई, ये हमारे पास है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए x माइनस वाई डी एक्स, एक्स प्लस वाई डी वाई, यहां पर ये वैल्यूज मैंने सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं इसमें, देखें जरा ध्यान से। ये देखो यहां पर अब देखना, जो C1 कर्व है उसकी लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से 1 तक है, ठीक है ना, 0 से 1। और यहां पर y की जगह क्या पुट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स, यहां तो dx पहले से ही है, प्लस अच्छा ये वैल्यू मैंने पूरी नहीं लिखी है, एक मिनट, एक्स माइनस वाई डी एक्स, एक्स प्लस वाई डी वाई, ये 2 बार लिखना है ना, पूरा नहीं लिखा, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस C2 कर्व के अलाउंग, भाई a डॉट डी आर की तो पूरी वैल्यू है ना ये, तो यहां पर x माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई डी वाई, ये वैल्यू हमारी है। अब यहां पर देखिए 0 से 1 हमने क्या किया, यहां पर हम पुट करेंगे y की जगह पर एक्स स्क्वायर, y की जगह पर एक्स स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस, यहां पर पुट करें। अब जरा यहां पर देखना, y की जगह पर क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर,
तो x प्लस एक्स स्क्वायर, x प्लस एक्स स्क्वायर, और dy की जगह क्या पुट करेंगे 2x dx, 2x dx प्लस, अब C2 कर्व के लिए देखो, C2 कर्व के लिए लिमिट कहां से कहां तक आएगी, ये C2 है, 1 से 0 आना वापस लौट के, तो 1 से 0, और यहां पर देखिए अब 1 से 0, यहां पर x की जगह क्या पुट करेंगे y स्क्वायर, देखिए y की जगह x भी पुट कर सकते हैं, लेकिन y की जगह x पुट करेंगे अंडर रूट में x आ जाएगा, बिना मतलब के इंटीग्रेशन हमारा टफ हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन को हमें आसान बनाना है। चलिए, और लिमिट भी हम यहां पर y की ही अप्लाई करें, तो देखिए यहां पर x की जगह पुट करूंगा मैं y स्क्वायर, आसान है पुट करना, और dx की जगह क्या पुट करेंगे 2y dy प्लस, यहां पर x की जगह y स्क्वायर पुट कर दीजिए, तो y स्क्वायर प्लस y dy। तो देखो ये वाला पूरा इंटीग्रल y में हो गया, ये वाला पूरा इंटीग्रल x में हो गया, हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे देखें जरा कैसे सॉल्व होगा, 0 से 1 x, देखो ये dx सब एक साथ लिख देंगे, तो यहां पर x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x, इसको सिंप्लीफाई करें, 2x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब और dx प्लस dx सबका एक साथ आ गया। अच्छा 2 हमारे पास अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2x स्क्वायर 2x क्यूब, ठीक है। नाउ 1 to 0, यहां पर देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर, dy को एक साथ लिखेंगे प्लस y स्क्वायर प्लस y एंड dy। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो देखिए कितना आ जाएगा, 0 से 1, यहां देखो ये x, ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर, तो प्लस का एक्स स्क्वायर बचेगा, तो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब और dx प्लस, यहां पर देखो 1 से 0, ये 2y क्यूब और ये y स्क्वायर माइनस का बचेगा और प्लस में y, और ये आ गया dy। अब यहां पर मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, देखिए जरा इंटीग्रेट करके कितना आएगा, देखो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x की पावर 4 अपॉन 4, x की पावर 3 का x की पावर 4 अपॉन 4, लिमिट हमारी 0 से 1, यहां से 2 से 2 टाइम्स कट जाएगा, x की पावर 4 अपॉन 4, x की पावर 3 अपॉन 3, बिल्कुल ठीक। आगे देखें, प्लस 2y क्यूब 2y4 अपॉन 4, 2 से 2 काट देंगे 2 टाइम्स, y की माइनस y की पावर 3 अपॉन 3 प्लस y स्क्वायर अपॉन 2। अब यहां पर लिमिट को पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखिए कितना आएगा, देखिए 1 पुट करेंगे, यहां पर x की जगह सब जगह 1 पुट करेंगे, तो अपर लिमिट क्या आ जाएगी 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2 1/3 प्लस, यहां पर 1 पुट करेंगे तो ये 1/2 आएगा। नाउ प्लस, देखो यहां पर जो लिमिट है हमारी वो 1 से 0 है, इस चीज का ध्यान रखना, तो अपर लिमिट जब आप पुट करेंगे तो 0 आएंगे, सब क्या आएंगे 0 आएंगे, है ना, सब 0 आ जाएगा। नाउ माइनस, अब यहां पर देखिए माइनस लगाना पड़ेगा पहले, तब लोअर लिमिट को पुट करेंगे, तो ये 1/2 माइनस 1/3 और प्लस 1/2, मैंने बाहर माइनस लगा रखा है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा, देखिए देखो, हाँ, तो ये 1/2 देखिए 1/2 1/2 1/3, तो ये 1/2 प्लस 1/2 तो 1 हो गया। चलिए पहले लिख ही लेता हूं पूरा, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2 माइनस 1/2, यहां अंदर माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/3 और प्लस माइनस माइनस 1/2। देखिए इसमें से कुछ कट जाएगा, ये 1/2 से 1/2 कट गया, ये 1/2 से ये 1/2 भी कट गया, 1/3 प्लस 1/3 बचा, यानी कि 2/3। तो फाइनली हमारे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया, देखिए आंसर कितना आ गया, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर डॉट dr वेक्टर इज इक्वल टू 2/3। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया, हमारे पास a डॉट dr की वैल्यू आ गई 2/3। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा कैसे ये क्वेश्चन हमारा हुआ।
ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा बस ध्यान रखना है आपको। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो और ये खुद क्वेश्चन कई बार यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में आ चुका है, तो कैसे किया इसको ध्यान से देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको सॉल्व करने में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वर्क डन इन मूविंग ए पार्टिकल इन द फोर्स फील्ड। तो आपको वर्क डन निकालना अगेन, है ना, और आपको यहां पर दिया हुआ है फोर्स, ये रहा, ये फोर्स आपको गिवन है अलोंग द कर्व डिफाइंड बाय। देखिए अब इस बार इन्होंने कर्व खुद ही डिफाइन कर दिए कि ये जो कर्व है इन कर्व के अलाउंग हमें फाइंड करना है। तो क्या ये कर्व बनाने पड़ेंगे? नहीं, देखो यहाँ पर कर्व बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कर्व इसलिए नहीं बनाने पड़ेंगे, इन्होंने लिमिट खुद ही दे दी, x = 0 से लेकर 2 तक जा रहे हैं, तो यहाँ पर कर्व बनाने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिए क्या करेंगे यहाँ पर। देखो सबसे पहले तो आप f जो वेक्टर है उसको लिख लेंगे। तो f वेक्टर इज इक्वल टू 3x i कैप 3x स्क्वायर i कैप प्लस 2xz माइनस y j कैप प्लस z k कैप, ये हमें f वेक्टर दिया है। उसके बाद आप अच्छे से जानते हैं dr वेक्टर क्या होगा, dx i कैप dy j कैप dz k कैप, है ना। तो यहां पर अगर मैं f डॉट डी आर निकालूं तो कितना आ जाएगा? देखिए ये स्टेप तो फिक्स ही है, f डॉट डी आर वेक्टर, तो ये आ जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xz माइनस y dy प्लस z dz, ये हमारे पास आ गया f डॉट डी आर। अब जरा ध्यान से देखो हमें करना क्या है, हमें वर्क निकालना है ना, अलोंग द कर्व, ये कर्व डिफाइन है यहाँ पर जिनके अलोंग वर्क हमें निकालना है, और 0 से लेकर 2 तक हमें जाना है। कहाँ से कहाँ तक जाना है? 0 से लेकर 2 तक जाना है। तो देखो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमारे पास x, y और z तीनों वेरिएबल है, तो इसको हम एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे। एक ही वेरिएबल में क्या करेंगे? कन्वर्ट कर लेंगे। तो इन कर्व की हेल्प से हम इसको एक वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए बहुत आसान है। क्या करो आप, देखो x यहां भी आ रहा है, x यहां भी आ रहा है, और लिमिट भी x में दी है। तो एक काम करो, x को कुछ मान लेते हैं, x को कुछ मान लेते हैं और फिर सारी वैल्यू उसी के टर्म में निकाल लेते हैं। तो यहां पर मैं एक काम कर रहा हूं, लेट x इज इक्वल टू टी। x की वैल्यू को क्या मान लिया मैंने? t मान लिया x को। तो देखो अगर x t होगा तो अब जरा ध्यान देना, x अगर t होगा तो y कितना हो जाएगा? अब जरा ध्यान देंगे, देखिए हमारे पास x स्क्वायर इक्वल टू 4y है, x स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो अब जरा ध्यान दीजिए, x को हमने t मान लिया है, तो हमारे पास y कितना हो जाएगा? अब जरा ध्यान देना, हमें दिया हुआ है 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैंने इसको उल्टा करके लिख लिया 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और x तो t है, तो यहां से मेरे पास 4y इक्वल टू टी स्क्वायर आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टी स्क्वायर अपॉन 4, टी स्क्वायर अपॉन 4। तो मेरे पास क्या आ गया? मुझे y मिल गया इन टर्म्स ऑफ, मुझे y मिल गया इन टर्म्स ऑफ t। तो y को मैंने इन टर्म्स ऑफ t कैलकुलेट कर लिया, x भी मैंने इन टर्म्स ऑफ t कैलकुलेट कर लिया। अब मेरी बारी है z की, इसकी बारी है z की। अगर मैं z को भी कैलकुलेट कर लूं, देखो जरा z, हाँ z क्या आ जाएगा? देखो 8z इज इक्वल टू 3x क्यूब दिया है, x को तो हमने t मान रखा है, तो 8z इज इक्वल टू 3t की पावर 3, यानी कि यहां से z कितना आ गया? 3/8t की पावर 3। तो देखो हमने सब कुछ निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ t, यानी कि तीनों वेरिएबल को हमने इन टर्म्स ऑफ t निकाल लिया है। और जैसे ही तीनों वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ t हमारे पास आ गए तो हमारे लिए क्वेश्चन फिर बहुत आसान हो गया। देखिए अब क्या करेंगे, तो हमारे पास x भी आ गया, y भी आ गया, t भी आ गया। तो देखो सीधी सी बात है, जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमें dx भी चाहिए होगा, dy भी चाहिए होगा, dz भी चाहिए होगा। तो पहले dy dz और dx dy dz को निकाल लेते हैं। तो अब जरा यहाँ पर ध्यान देना, हमारे पास x इक्वल टू टी है, तो dx इक्वल टू dt हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से हमारे पास y इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन 4 है, तो जरा बताओ dy कितना हो जाएगा? डिफ्रेंशिएट कर दो, 2t अपॉन 4, यानी कि 2 से 2 टाइम्स कट जाएगा, यानी कि t अपॉन 2, तो dy आ गया t अपॉन 2। उसके बाद dz कितना आ जाएगा?
डी जेड देखें जरा, तो हमारे पास जेड इक्वल टू 3/8 टी की पावर 3 है। तो यहाँ से अगर मैं डी जेड निकालूंगा तो ये 3 टी की पावर 3 3 जा 9/8 टी स्क्वायर आ जाएगा। तो मेरे पास डी एक्स भी आ गया, डी वाई भी आ गया, डी जेड भी आ गया। डी वाई डी एक्स डी वाई डी जेड सब हमारे पास आ चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं। देखो अब थोड़ा लिमिट की भी बात कर लेते हैं। देखिए लिमिट क्या होगी भाई, देखो t को हमने x के बराबर माना है और x 0 से t तक है। तो देखो व्हेन x इक्वल टू 0, व्हेन x इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू ऑल्सो 0 एंड व्हेन x इक्वल टू 2 तो t इज ऑल्सो इक्वल टू 2। तो सारी चीजें हमारे पास कन्वर्ट हो चुकी हैं। हमें जब a डॉट डी आर, देखिए जब हम वर्क निकालेंगे, अब जरा ध्यान देना, हमसे क्या पूछा है, फाइंड द वर्क डन। तो अब मैं वर्क डन का फॉर्मूला लगा रहा हूं। वर्क डन का फॉर्मूला देखिए, वी नो दैट वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट डी आर, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, है ना। और एफ डॉट डी आर की वैल्यू, एफ की वैल्यू हमें पता है, एफ डॉट डी आर की वैल्यू ये रही। तो मैं यहां पर एफ डॉट डी आर की वैल्यू पुट कर देता हूं। नेक्स्ट स्लाइड पे चल के देखिए, तो हमारे पास वर्क कितना आ जाएगा, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए, देखिए कितनी वैल्यू आएगी, है ना। देखो तो इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर कितना है, 3x² dx, 3 एक मिनट, हाँ, एफ डॉट डी आर की वैल्यू कितनी आएगी, 3x² dx, 3x² dx प्लस 2xz माइनस डी माइनस वाई प्लस 2xz माइनस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, जेड डी जेड, ये हमारे पास आ जाएगी। और लिमिट की अगर मैं बात करूं तो लिमिट हो जाएगी 0 से t, लेकिन पहले हम कन्वर्ट तो कर दें। अब यहां पर सारे सब्स्टिट्यूशन करते हैं जो हमने अभी अभी करे हैं। देखिए अब सारे सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे यहां पर। देखो यहां पर x की जगह क्या पुट करना है, x का तो हमें मालूम ही है, x की जगह आएगा t, तो t स्क्वायर हो जाएगा। और dx की जगह क्या आएगा, dx की वैल्यू कितनी है, dt, तो dx की जगह लिख देंगे dt प्लस 2। अब ध्यान देना, x की जगह t, z की जगह पर देखो क्या आएगा, z क्या है हमारे पास, z है 3/8 t की पावर 3, तो 3/8 t की पावर 3 माइनस y को देखो जरा, y कितना है, y हमारे पास है t²/4, t²/4 ये आ जाएगा, है ना। और dy की जगह देखना पड़ेगा, dy कितना है, dy हमारे पास है t/2, तो dy की वैल्यू है t/2 प्लस z देखो जरा, z कितना है, z है हमारे पास 3/8 t की पावर 3, 3/8 t की पावर 3, और dz की वैल्यू देखनी पड़ेगी, dz कितना है 9t²/8, 9t²/8। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और इजीली इसको हम सॉल्व कर लेंगे। लिमिट देखो सब t में आ चुका है, तो लिमिट t की कितनी है, 0 से 2 तक है, 0 से 2। अब देखो जरा, हाँ, तो यहां पर पहले वाले इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिमिट 0 से 2 3t² dt। अच्छा dt अब एक ही बार लिखेंगे, बार बार dt नहीं लिखेंगे, है ना। तो dt को क्या करते हैं, एक ही बार लिख देंगे। यहाँ सबके साथ में dt है, यहाँ भी dt है और यहाँ भी dt है, तो सब एक साथ लिखूंगा मैं। तो 3t² प्लस, अब यहाँ जरा ध्यान दीजिए, यहाँ 2 से ये 4 टाइम्स कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा ब्रैकेट में t की पावर 3, 3t की पावर 3/4 माइनस t की पावर, एक मिनट, t की पावर 4 हो जाएगा ये हमारे पास हो जाएगा 3t की पावर 4/4 माइनस t²/4, t²/4, और बाहर है t/2,
प्लस यहाँ पर जरा इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 327 आ जाएगा और t की पावर 5 आएगी अपॉन में 64 आएगा और इन सब के बाहर आएगा dt। अभी इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो और सिंप्लीफाई करके देखिए क्या आएगा, 0 से 2, 0 से 2। अब देखो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये तो 3t स्क्वायर ही रहेगा, है ना, 3t स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर देखो इन दोनों का अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो 4 एलसीएम आएगा और बाहर लिखा 8, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा और ये अंदर कितना बचेगा देखें जरा, t की पावर 5, 3t की पावर 5 माइनस t की पावर 3 अपॉन में 4 ऐसा कुछ आएगा। t को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अच्छा अपॉन में 4 नहीं, अपॉन में 8 बचेगा, 8 ये आ जाएगा। देखो t को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 5 हो गया, t की पावर 3 हो गया, अपॉन में 8 प्लस 27 अपॉन 64 t की पावर 5 और dt। अब इसको देखिए आगे नेक्स्ट स्टेप में, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं यहां पर, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद देखिए क्या आएगा हमारे पास, इंटीग्रेट करने के बाद आ जाएगा पहला वाला पार्ट 3t की पावर 3 अपॉन 3, है ना, 3t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस यहां t की पावर 5 है तो 6 हो जाएगा, तो 3t की पावर 6 अपॉन 6 और 8 48 आएगा, 6 और 8 कितना हो जाएगा 48। चलिए उसके बाद माइनस t की पावर 4 और नीचे 4 मल्टीप्लाई होगा तो ये 32 आ जाएगा, प्लस 27 अपॉन 64 इंटू टी की पावर 6 अपॉन 6 और लिमिट हो गई 0 से लेकर के 2 तक। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए तो यहां पर देखो ये 3 से 3 कट हो गया तो ये t की पावर 3 बचा, यहां पर 3 से 16 टाइम्स कट जाएगा तो प्लस t की पावर 6 अपॉन 16 बचेगा, माइनस t की पावर 4 अपॉन 4 प्लस यहां पर देखिए जरा 3 से 9 टाइम्स और 3 से 2 टाइम्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा 9t की पावर 6 अपॉन 128 और लिमिट हमारी चली गई 0 से 2। अब यहां पर लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर तो 0 ही है, अपर ही पुट करना है। देखिए यहां पर 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 होता है 64, तो यहां पर 64 अपॉन 16 माइनस t की पावर 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 होता है 16, 16 अपॉन 4 प्लस 9, t की जगह 2 रखेंगे तो 2 की पावर 6 मतलब ये अगेन 64 आएगा और अपॉन में 128। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए कितना आ रहा है, 64 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है 2 टाइम्स, और 16 से ये 4 टाइम्स, 4 से ये 4 टाइम्स, तो देखिए कितना बच रहा है हमारे पास 8 प्लस 4 माइनस 4 और यहां पर प्लस 9 अपॉन 2, तो ये 4 से 4 कट गया, 4 से 4 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा इसका जो आंसर है, हाँ थोड़ा सा कहीं गलत हो गया, आंसर हमारा आना चाहिए 16, तो 8 प्लस 4 माइनस 4 और 64 से 128, 2 की पावर 6 128 अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। एक बार आंसर को चेक करते हैं, हाँ आंसर इसका 16 है, देखिए कहाँ गलत हुआ है, एक बार चेक करें, देखिए 8 9/2 और t की, अच्छा ये देखिए यहाँ पर ये गलत हो गया, देखिए t की पावर 4 अपॉन 32 था, मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया है, इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे, ये वाला पार्ट हमारा गलत हो गया है ना। अब देखिए ज़रा, तो ये हमारा गलत आ गया देखिए, तो यहाँ से क्या है, t की पावर 4 अपॉन 32, ये 32 है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये तो 64 अपॉन 4 ठीक हो गया। यहाँ पर देखिए
माइनस में कितना आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए, यहाँ पर वैल्यू आएगी 2 की पावर 4 16 अपॉन 2, 16 अपॉन 32, ठीक है ना। चलिए अब देखो जरा, तो यहाँ से हमें कितना मिल गया, 8 प्लस 4 माइनस 1/2 प्लस 9/2 प्लस 9/2, तो ये तो हमारे पास 12 आ गया, 8 4 12। ये कितना बचेगा देखो, 9/2 में से 1/2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये 4 आ जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 16। तो इसका मतलब हमारे पास जो वर्क आया, तो वर्क डन इक्वल टू 16 यूनिट्स, 16 यूनिट्स हमारे पास वर्क आ जाएगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू 16 यूनिट, तो 16 यूनिट का वर्क हमारे पास आ गया। ये हमारा इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर आ गया। तो ये था हमारा लाइन इंटीग्रल का टॉपिक। और अभी लाइन इंटीग्रल हमारा खत्म नहीं हुआ, लाइन इंटीग्रल जो हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ग्रीन्स थ्योरम, तो वहां पर भी हम लाइन इंटीग्रल की बात करेंगे। एक्चुअल में जो ग्रीन्स थ्योरम है वो लाइन इंटीग्रल के क्वेश्चन को छोटा कर देती है। मतलब यही क्वेश्चन अगर हम ग्रीन्स थ्योरम से करेंगे तो इनकी जो लेंथ होगी वो कम हो जाएगी, ये क्वेश्चन सब छोटे हो जाएंगे। लेकिन हमें लाइन इंटीग्रल आना चाहिए, क्योंकि वहां पर 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, वेरीफाई द ग्रीन थ्योरम, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, लाइन इंटीग्रल से भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और ग्रीन्स थ्योरम से भी कैलकुलेट करके उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। इसके बाद आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ एक्स वाई और जेड, यहाँ पर पहले से ही एक्स वाई और जेड को टी के टर्म्स में दे रखा है, तो जहां जहां एक्स वाई जेड आ रहा है वहां पर आप ये सब्स्टिट्यूशन कर देंगे और इसके अकॉर्डिंग आप लिमिट को भी पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो लिमिट पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है और इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको आप अपने आप प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पर हमारा जो लाइन इंटीग्रल का टॉपिक था उसमें मैंने आपको 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए, एक आपको प्रैक्टिस के लिए दिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे ग्रीन्स थ्योरम, ठीक है ना। तो चलिए अभी आप इनको क्वेश्चन को करिए। ओके, थैंक यू सो मच।